आप बोल रहे पहले ये निशान। थैंक यू, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम मैम। अच्छा, एक तो कल मैं यूनिवर्सिटी चुके गई थी, तो वो कल वाला लेक्चर आपका जो सा वो मैंने आज अपलोड कर दिया, ठीक है। उसमें आपके जो आज का लेक्चर है उसके 2 पेजेस बनते हैं, वो आप उसको बुक से भी पढ़ लीजिएगा, लेक्चर सुन लीजिएगा, फिर बुक से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसमें हमने नेक्स्ट पढ़ा है कि डिटेक्टर्स क्या होते हैं, डिटेक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं, और उसमें जो सिंपल डिटेक्टर है फोटो ट्यूब, उससे एडवांस डिटेक्टर फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, और फिर चार्ज कपल प्लाज्मा, ठीक है। ये हम सारे तीनों जो से हैं वो 1 बाय 1 करके आज कल और परसों 3 दिन में वो ख़त्म कर लेंगे इस वीक में कि डिटेक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ठीक है। और ये वो साथ साथ मैं आपको बुक पेज नंबर भी बताती जाऊंगी, और जो है वो लेक्चर भी दे रही हूँ, तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे शेयर कर लो, ठीक है। अच्छा, अभी आज जो हमने करना है वो क्या है कि जो प्रैक्टिकल हमने किया था वो आप लोगों ने नोटबुक पे लिखा है। मैम आवाज कट रही है आपकी। जो प्रैक्टिकल था वो नोटबुक पे लिखा है आपने। जो लास्ट प्रैक्टिकल था आयरन की क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन थी इन फूड सैंपल बाय यूजिंग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। जी मैम आवाज इस वीकेंड पर लिखेंगे। उसको लिख लेना आप, एक जौन सा 1 बाय 1 चाहे कॉपी नहीं तो आप पेजेस पे करके, तो ये 1 बाय 1 करोगे तो काम होगा ना, कि उसका आपने फिक्टिशियस वैल्यूज लगा के उसका ग्राफ भी बना लीजिएगा, उसका टेबल भी बना लीजिएगा, ठीक है। तो यस आज जो हमने सेकंड प्रैक्टिकल है हमारा, वो मैंने आपके साथ सिलेबस भी शेयर किया था आपके उस ग्रुप में, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपने सेकंड प्रैक्टिकल हमारा कि FTIR की यूज़ करके फंक्शनल ग्रुप को डिटरमिन करना है, और उसका हमने प्रैक्टिकल जो हम ये डिज़ाइन किया है, ये क्या किडनी स्टोन जो होती है, किडनी में जो पथरी होती है वो बेसिकली उसकी क्या नेचर होती है, और कितने डिफरेंट टाइप्स की वो हो सकती है, और उसको हम कैसे डिटेक्ट करते हैं यूजिंग द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। उसके लिए अब आपकी नोटबुक में नहीं था, तो मैंने यहाँ से एक आर्टिकल जो सा है वो डाउनलोड किया है। आर्टिकल में क्या बताया हुआ है कि किडनी स्टोन्स की जो डिफरेंट टाइप्स होती है ना, वो कितनी डिफरेंट टाइप्स की होती है वो मैं आपको दिखाती हूँ जी। यहाँ तो वो जो है कैल्शियम ऑक्सलेट की होती है, या यूरिक एसिड अगर ज़्यादा हो जाए तो वो भी स्टोन्स की फॉर्म में जाके किडनी में जो है वो स्टोर हो जाता है, और वहाँ से फिर उसके लिए प्रॉब्लम करता है बॉडी के लिए। फिर ये अगर कैल्शियम ऑक्सलेट प्लस यूरिक एसिड कंपोजिशन जो सी है वो दोनों भी डिफरेंट भी अलग-अलग भी हो सकती हैं, और जो है वो इकट्ठी भी मौजूद हो सकती हैं। फिर क्या है मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। These are the 5 different types of kidney stones. केमिकल जो नेचर होती है किडनी स्टोन्स की वो 5 डिफरेंट टाइप्स की होती है। अब ऑक्सलेट है, एसिड है, ऑक्सलेट एंड एसिड है, ऑक्सलेट और एस्पार्टेट है, और मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट है। तो उन सब के लिए इन सब की जो केमिकल नेचर है वो डिफरेंट है, तो डिफरेंट नेचर होने की वजह से इनके फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट होंगे। अब उस फंक्शनल ग्रुप को डिटरमिन करने के लिए ट्रेडिशनल मेथड आपके पास क्या होता है, जब हम ऑर्गेनिक एनालिसिस करते हैं, तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जिस तरह आयरन की एस्टिमेशन है तो उसके लिए इनऑर्गेनिक की जो स्कीम है वो यूज होगी।
तो अब आज हमारे पास क्या है, आज हमारे पास ऑक्सालेट है, यूरिक एसिड है, तो ये ऑर्गेनिक है बेसिकली, और ऑर्गेनिक स्कीम को एक्सक्यूज यूज मी करें। मैम, जी बेटे। मैम वॉइस को लैटिन कर दें, रिज्वाइन कर रहे हैं वो बार बार। अच्छा जी, ये ले कर दी। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब क्या है कि हमारे पास ये 5 डिफरेंट टाइप्स के है, और अब हमारे पास हमने उसको डिटेक्ट करना है। क्या यूज करना है? FTIR, फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब हम अपने जो हमारा ट्रेडिशनल है ऑर्गेनिक एनालिसिस की स्कीम है, उसमें हमारे पास क्या होता है कि हम देखते हैं पहले लिटमस पेपर से कि आपका जो गिवन सैंपल है वो एसिडिक है या वो बेसिक है। फिर हम क्या देखते हैं कि अगर वो एसिडिक है तो एसिड में क्या हो सकता है, एसिड में हमारे पास या कार्बोक्सिलिक एसिड होगा या फिनोल होगा, और बेस में क्या होता है, अमाइंस हो सकते हैं, और बाकी जो है न्यूट्रल में क्या होगा, या तो वो एल्डिहाइड होंगे, कीटोन्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। ठीक है ना, यही डिफरेंट टाइप्स होते हैं ना फंक्शनल ग्रुप के। यस मैम। जी ठीक है। तो अब हमारे पास एक वो ट्रेडिशनल मेथड है, एडवांस मेथड में हम क्या यूज करते हैं, FTIR। उसमें हम जिस तरह यूवी विजिबल है, उसमें सिर्फ हम कॉन्जुगेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्रोमोफोर कौन सा था, कौन सा क्रोमोफोर है, और उसमें हमारे पास कितनी कॉन्जुगेशन मौजूद है, कितनी अनसैचुरेशन मौजूद है, जो कि हम ट्रेडिशनल में हम क्या यूज करते थे, ट्रेडिशनल में हम यूज करते थे कि आपके पास हम उसमें बोरोमीन वाटर डालते हैं या पोटाशियम परमैंगनेट डालते हैं, अगर वो कलरलेस हो जाता है तो इसका मतलब है तो गिवन कंपाउंड कौन सा है वो क्या है, वो उसमें अनसैचुरेशन मौजूद है। लेकिन अगर उसका कलर परसिस्ट करता है, वो डिकलराइज नहीं होता, इट मींस कि वो कंपाउंड जो गिवन है वो सैचुरेटेड है। तो यूवी विजिबल जो है वो क्या करैक्टराइजेशन करती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सैचुरेशन या अनसैचुरेशन, इसके अलावा वो उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिस्क्राइब नहीं कर सकती। जबकि IR जो है वो किस लिए यूज होता है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी किस लिए यूज होती है, फंक्शनल ग्रुप की डिटेक्शन के लिए। वहाँ पे हम बायर्स रिएजेंट यूज करते हैं, बोरोमीन वाटर यूज करते हैं उसके लिए और अनसैचुरेशन के लिए, और यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, फंक्शनल ग्रुप के लिए हम वहाँ पर डिफरेंट लिटमस पेपर के बाद जो हमारे पास डिफरेंट टेस्ट हैं, फिनोल्स के लिए जो डिफरेंट टेस्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो टेस्ट हैं, जो आपका जो मॉलिश टेस्ट है, जो अमाइंस के टेस्ट हैं, सारे जो एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए हैं, इन सबको हम फर्दर यूज करते हैं और उसको एस्टिमेट करते हैं कि गिवन कंपाउंड की क्वालिटेटिव एनालिसिस को हम कहेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो जो क्वालिटेटिव एनालिसिस एडवांस में है वो हमारे पास हम अनसैचुरेशन टेस्ट करनी है हमने, तो हमने यूवी यूज करना है, और अगर हमने फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करना है तो हमें FTIR को यूज करना होगा। गॉट इट? यहाँ तक क्लियर हो गया? जी मैम। ठीक है। FTIR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जौन सा है, आप इसमें जैसा यूवी में था आपके पास सैंपल कैसा होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, आपको सोल्यूशन बनाना पड़ता है। जबकि FTIR में सैंपल जौन सा है वो लिक्विड में भी हम यूज कर सकते हैं, गैस में भी यूज कर सकते हैं और सॉलिड में भी यूज करते हैं। तीनों तरह से आपके पास सैंपल जौन सा है वो हम यूज करके उसकी किसी भी कंपाउंड का जो है फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस को कैरी ऑन कर सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप के लिए आपके पास जो FTIR है, ये देखिएगा, ये FTIR स्पेक्ट्रम होता है। इसमें जो एक्स एक्सिस पर है वो वेव नंबर आता है, और जो वाई एक्सिस पर है वहाँ पे एब्जॉर्बेंस या ट्रांसमिटेंस आता है। इसकी पीक कौन सी है, वो पीक स्टाइल डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू द यूवी। यूवी का पीक कौन सा है, वो 1 और 2 पीक्स होती हैं, और जो पीक अपर साइड पर होती है वहाँ पे हम कहते हैं ये एब्जॉर्बेंस है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास, यहाँ पे ये जो आपके पास नीचे पीक आ रही है, इसको हम इसकी जो ये इसकी जो वैली है इसको हम कहते हैं ये इसकी एब्जॉर्बेंस शो हो रही है। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अंदर बहुत सारे एटम्स मौजूद हैं। एक कंपाउंड में जितने भी एटम्स मौजूद हैं उन सब ने वाइब्रेशन करनी है। IR में क्या होता है, जब हम यूवी करते हैं तो ट्रांजिशनल जो आपके पास एक्साइटेशन है हम उसको एनालाइज कर रहे होते हैं। जब हम IR की टेक्निक को यूज करते हैं तो हम कौन सी एक्साइटेशन को यूज कर रहे होते हैं, वाइब्रेशनल एक्साइटेशन को यूज कर रहे होते हैं। और वाइब्रेशन के लिए एनर्जी चूंकि कम चाहिए होती है, तो इसलिए कम एनर्जी होने की वजह से जितने भी बॉन्ड्स मौजूद होते हैं सब के सब वाइब्रेट कर रहे होते हैं, और वाइब्रेशन के डिफरेंट मोड्स होते हैं। इसलिए इसका जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व इन एक्साइटेशन and in different directions with different modes
ठीक है, वो जब हम IR पढ़ेंगे तो हम इन मोड्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। गॉट इट? अच्छा, अब क्या है, एक्स और वाई एक्सिस का पता चल गया। क्या है, सैंपल जो है वो आप FTIR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आपके पास आपके हाईटेक लैब में मौजूद है। आपको सैंपल देना है, उसको आपने नेम कर देना है। पहले ये होता था कि सैंपल को हम जो है उसको प्रिपेयर करना पड़ता था। एक न्यू जॉल एक हमारे पास जो है वो सॉल्वेंट होता था, उसमें हम यूज़ करते थे। उससे क्या होता था कि हमें उसका सैंपल की डिस्क बनानी पड़ती थी, डिस्क बनाकर हम उसको फिर अप्लाई करते थे। लेकिन आपका जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो बहुत ही फिजिबल है। उसके लिए आपने सैंपल को सिर्फ एक जस्ट बाय अ डॉट, आपको मिनिमम बहुत माइन्यूट सी अमाउंट में, और वो भी आपके पास डिग्रेड नहीं होता, आप उस सैंपल को एज सच दोबारा यूज कर सकते हैं। ठीक है, सैंपल लेकर आपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अब आपको उसमें किसी किस्म की डिस्क बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो गैस में है तो फिर आपको उसके लिए ट्यूब चाहिए होगी, और गैस के लिए जो ट्यूब चाहिए उसकी लेंथ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल है वो वही है, बेयर्स लैम्बर्ट लॉ है, जितनी एब्जॉर्प्शन कंसंट्रेशन होगी उतनी एब्जॉर्प्शन होगी। तो यहाँ से जितनी इसके नीचे पीक के नीचे जितना एरिया है वो बेसिकली इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी हम इससे कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम FTIR को क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। अब इसकी रेंज कौन सी है, वो शुरू होती है 625 पर सेंटीमीटर। ये वेव नंबर है, वेव नंबर किस यूनिट में शो करना है, पर सेंटीमीटर में। तो जब आपको प्रैक्टिकल दिया जाएगा या जब आपने उसको जिस भी मोड में ऑनलाइन या फिजिकल जो भी अब आपके मोड होगा एग्जाम का, आपने जब भी ग्राफ को ड्रॉ करना है एक्स और वाई एक्सिस को लेबल करना है विद यूनिट्स। ठीक है, अगर एब्जॉर्बेंस है तो एब्जॉर्बेंस की यूनिट नहीं होती, नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर ट्रांसमिटेंस है तो परसेंटेज में है तो आप उसकी परसेंटेज लिखेंगे। आप क्या है कि 650 से लेकर जो आपके पास 1700 पर सेंटीमीटर तक का एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप रीजन। और इसके आगे जो आपके पास आ जाता है वो क्या होता है, दैट इज द फिंगरप्रिंट रीजन। आपका हाफ इसका होता है, एक को हम कहते हैं फिंगरप्रिंट रीजन और एक को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन। ये सारे का सारा क्या, मैंने आपको इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देना है। 625 से लेकर 1700 पर सेंटीमीटर, 1700 पर सेंटीमीटर से लेके 4000 पर सेंटीमीटर की रेंज में। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाता है, फंक्शनल ग्रुप रीजन एंड फिंगरप्रिंट रीजन। इस क्या है जो इसके ये आपके पास 1700 तक है, इसको क्या कहना है, फिंगरप्रिंट रीजन। और जो 1700 से ऊपर है फंक्शनल ग्रुप रीजन, कि आपका जो सा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है अगर वो फिनोल में है तो वो एब्जॉर्प्शन शो करेगा अबव 3500 पर सेंटीमीटर से लेकर 4000 पर सेंटीमीटर के दरमियान। लेकिन अगर वो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वो फिर किस में शो करेगा, किस रेंज में, 3000 से लेकर 3200 पर सेंटीमीटर के दरमियान एब्जॉर्प्शन शो करेगा। अगर वहाँ मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल ग्रुप कौन सा है, वो आपके पास 2200 से लेकर 2500 पर सेंटीमीटर तक अपनी एब्जॉर्प्शन शो करेगा। जहाँ पे भी आपकी पीक एब्जॉर्प्शन आ रही है आपने उस पीक को क्या करना है, आपने उसको आपने मार्क करके, सपोज अगर हम इस पीक को स्टडी करते हैं तो ये वाली पीक कौन सी है, वो आपके पास आ रही है, इसको थोड़ा सा जूम कर लें जी, 2400 पर सेंटीमीटर पर, 2400 पर सेंटीमीटर पे आप इसी तरह से, जिस तरह आपके पास लिटरेचर में डेंसिटी अवेलेबल है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अवेलेबल है, FTIR का अपना एक टेबल है, FTIR में देखोगे कि 2400 पर सेंटीमीटर पर कौन सी जो फंक्शनल ग्रुप है वो मौजूद होता है। फिर आप उसको स्टडी करके उसको वहाँ पे आप मेंशन कर देंगे कि मेरे पास, देखिए यहाँ पे अगर हम प्रोमिनेंट देखते हैं तो एक ये पीक है, एक ये पीक है, ये पीक है, ये पीक है, ये पीक है, इन सब को हम लेबल करेंगे। ठीक है, और ये आपके सिस्टम में भी मौजूद होती है, लाइब्रेरी उसके अंदर होती है, सिस्टम में लाइब्रेरी मौजूद होती है कि जितनी भी पीक्स हैं उन सबको लेबल कर दें, तो वो वहाँ पे उसकी एग्जैक्ट नंबरिंग आ जाती है कि ये जौन सा है वो, जिस तरह मैंने भी बताया कि ये 2400 है, ये 2450 या ये 2500, 2530, हर किसी के ऊपर उसकी लेबल हो जाएगी कि ये पीक कितने पर सेंटीमीटर पर मौजूद है। और उस पर सेंटीमीटर को आप अगर उसमें लाइब्रेरी एग्जैक्ट परचेज की हुई है तो वो ऊपर उसका फंक्शनल ग्रुप, उस कंपाउंड का नेम भी दे देंगे उसका कि कौन से वाला फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। और लेकिन अगर नहीं है तो फिर आपको लिटरेचर सर्वे करना पड़ेगा और आपको ढूंढना पड़ेगा कि किस फंक्शनल ग्रुप में किस रेंज में कौन से वाला ग्रुप आता है। अभी हम जो फोकस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं किडनी स्टोन पे। किडनी स्टोन मैंने आपको बता दिया कि उसके अंदर यूरिक एसिड बेसिक जो है वो आपके पास कैल्शियम ऑक्सलेट, ये यहाँ पे है FTIR स्पेक्ट्रम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट स्टैंडर्ड है।
ठीक है। अब आपका जो सैंपल है, अगर एक पेशेंट है, आपने उसके किडनी स्टोन का सैंपल लिया है, उसका यूरिन का जो है वो टेस्ट करवाया है और उसमें जितने भी आपके पास स्टोन्स आती है उसको एनालिसिस कल्चर करवाया गया, तो पता चलेगा कि आया इसमें इनमें से किस जो आपने जब भी यूज़ करना, स्टैंडर्ड का होना ज़रूरी है। अगर उसके अंदर लाइब्रेरी मौजूद नहीं है, ठीक है, आपने जो भी कंपाउंड या जो भी फंक्शनल ग्रुप डिटरमिन करना है उसके साथ उसका स्टैंडर्ड है। जिस तरह हमने आयरन का किया था, तो आयरन का भी स्टैंडर्ड सॉल्ट लिया था ना, और उसकी हमने स्टैंडर्ड कर्व ड्रॉ की थी। तो सेम इज द केस हेयर कि आपके पास अगर तो लाइब्रेरी में स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रा मौजूद है तो फिर आपको स्टैंडर्ड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है, उसके अंदर लाइब्रेरी नहीं है, स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रा जो है वो उसके अंदर मेमोराइज नहीं है, स्टोर नहीं है, तो फिर आपको स्टैंडर्ड कैल्शियम कार्बोनेट जितने भी डिफरेंट पॉसिबल जो आपके किडनी स्टोन्स की डिफरेंट कंपोजिशन है, उन सब के आप जो है स्टैंडर्ड लेंगे, परचेज करेंगे एनालिटिकल ग्रेड के, उन सब का स्पेक्ट्रा लेंगे। वो स्पेक्ट्रा ड्रा किया तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का स्पेक्ट्रा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोमिनेंट पीक कौन सी है, वो ये आ गई, यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई। तो इसको अगर आप डिटेल से पढ़ते हैं तो हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जी, ठीक है। इस स्टडी में क्या किया था, 58 किडनी स्टोन्स हैं उसको एनालाइज किया हुआ है, और उसमें उसने कहा कि 37.9% पेशेंट में कौन से वाला स्टोन मौजूद है, कैल्शियम ऑक्सलेट है। कैल्शियम ऑक्सलेट और 3.4% प्योर यूरिक एसिड है, 10.3% मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट है। ये परसेंटेज शो की है कि कितने 80 पेशेंट में से कितने नंबर ऑफ पेशेंट में कैल्शियम ऑक्सलेट मौजूद है, कितने में यूरिक एसिड है, कितने में मैग्नीशियम है, और कितने में दोनों यूरिक एसिड और कैल्शियम ऑक्सलेट मौजूद है। दैट इज द मैक्सिमम। 44% पेशेंट में दोनों यूरिक एसिड और कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप्स की स्टोन्स मौजूद थी। अब कैल्शियम ऑक्सलेट को कैसे डिफाइन करना है, वो कहता है कैल्शियम ऑक्सलेट की जो पीक है वो कितनी है, 778%। ये कैल्शियम ऑक्सलेट का ये वो कहता है 778 पर सेंटीमीटर पर इसकी एक पीक है। 1315 पर सेंटीमीटर पे 166 एक और होगा यहाँ पर सेंटीमीटर पे 1638 पर और 23 पर सेंटीमीटर पर, और एल एस्पार्टेट कौन सा है उसकी जो पीक्स हैं। अब हर किसी की जो स्पेसिफिक पीक है ये लिटरेचर में मौजूद है ना। अब आपका जो किडनी स्टोन है अगर उसकी पीक कौन सी है वो 1638 पर सेंटीमीटर पर है, तो इसका मतलब है कि वो प्योर यूरिक एसिड है। लेकिन अगर उसकी पीक 1638 पर नहीं है, 1315 पर है, 778 पर है, इसका मतलब है कि अब भी आपका जो स्टोन है उसकी नेचर क्या है, वो कैल्शियम ऑक्सलेट है। तो नेचर पता करके हमें क्या पता चलेगा कि हमें किस किस्म की मेडिसिन देनी है, हमें किस किस्म की जो आपकी फूड है आपने उसमें से किस तरह के, देखिए कैल्शियम को अगर आपने करना है तो कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो कहाँ पे मौजूद होगा, वो ज़्यादातर आपके पास जो सब्ज़ पत्तों वाली वेजिटेबल्स हैं उसमें, फिर आपको उससे अवॉइड करना। लेकिन अगर यूरिक एसिड आपकी किडनी में है ज़्यादा, उसकी स्टोन मौजूद है, तो फिर आपको मीट से अवॉइड करना होगा, ठीक है ना। तो इससे नेचर से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास ये डिफरेंट कौन सी है उसकी आपको पता चल गई है। अब आपको ये थोड़ी सी, चूंकि ये स्पेसिफिक है तो आपने थोड़ा सा इन सबको याद करना है कि कैल्शियम ऑक्सलेट की जो पीक है वो बेसिकली कहाँ पर आनी है, यूरिक एसिड की प्योर की पीक कहाँ आनी है, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट की पीक उसने कहा 2362 पर आती है और 1459 पे, 2362 और 1459 पे मैग्नीशियम अमोनियम। ये देखिए ये 2359 और 14 यहाँ पे, या ये दो अगर पीक्स मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि आपका सैंपल जो आपका जो किडनी स्टोन है उसकी नेचर क्या है कि उसमें मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट ज़्यादा है, कि अमोनियम की अमाउंट थोड़ी सी अल्कलिनिटी की वजह से ज़्यादा है, जिसकी वजह से फिर आप उसको बैलेंस की आपको ऐसी मेडिसिन दी जाएगी कि वो बैलेंस हो जाएगा। ग्लूटामीन स्टैंडर्ड्स, ग्लूटामीन भी वो कहता है यूज हो भी एज किडनी स्टोन मौजूद हो सकता है, सिस्टीन भी मौजूद हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादा है हमारे पास वो वही यूरिक एसिड और कैल्शियम ऑक्सलेट है। इट डिपेंड्स और रीजन टू रीजन आपकी जो नेचर है वो डिफरेंट हो सकती है। तो आपको ये सारे पता होने चाहिए कि किडनी स्टोन्स कितने डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आपने सिर्फ सैंपल, अपने किडनी स्टोन का सैंपल लेना है, उसको FTIR के ऊपर पुट करना है, कितनी अमाउंट चाहिए, लेस देन
आप कह लो कि 1 मिलीग्राम, बहुत मिनिमम अमाउंट में, और सैंपल जो है वो आपका डीजनरेट नहीं होगा, वो एज सच डिकम्पोज नहीं होगा, वो एज सच मौजूद रहेगा और आप उसको फर्दर एनालिसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आपने क्या लिखना है, सबसे पहले आपने FTIR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है? इसका प्रिंसिपल ये होता है कि चेंज इन डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, चेंज इन डाइपोल मूवमेंट, जो भी कंपाउंड चेंज इन डाइपोल मूवमेंट करता है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू। जब आपके पास सपोज एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का सेंट्रल मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन दो लेफ्ट एंड राइट पे मौजूद हैं, दोनों सिमेट्रिकल हैं, एक जैसे मॉलिक्यूल है, एटम्स हैं, जितना लेफ्ट साइड पे वो बेंड करेगा उतना ही राइट पे करेगा, तो वो जो सा है उसमें वाइब्रेशन नहीं होगी। क्योंकि वाइब्रेशन नहीं होगी तो वाइब्रेशन एक्साइटेशन नहीं होगी, तो वो IR जो है वो सेंसिटिव नहीं रहेगा, वो मॉलिक्यूल IR सेंसिटिव नहीं रहेगा। तो IR का प्रिंसिपल क्या है कि चेंज इन डाइपोल मूवमेंट होना जरूरी है। प्रिंसिपल लिखेंगे आप, फिर आप लिखेंगे कि किडनी स्टोन चूंकि हमने करनी है तो किडनी स्टोन की नेचर क्या है, फिर आप बताएंगे कि इंस्ट्रूमेंटेशन में हमारे पास चूंकि इसमें हम तीनों तरह के सैंपल्स यूज कर लेते हैं, और अब चूंकि न्यू वर्जन आ रहा है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का IR का, उसमें सैंपल प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट 1 ड्रॉप और 1 जो है वेरी वेरी लेस देन 1 पिंच अमाउंट, 1 डॉट के इक्वल आपने सिर्फ सैंपल को आपने उस पर रखना है, सैंपल होल्डर पे रखना है, तो आपके पास स्पेक्ट्रा मौजूद होगा। अब आपको सिर्फ ये बात पता होनी चाहिए कि इसका जो ग्राफ है वो एक्स और वाई एक्सिस पे क्या क्या होता है। जो एक्स एक्सिस है वो वेव नंबर में है, वेव नंबर जो है उसकी रेंज क्या है, डेट इज मैंने पहले बताया है 400 650, वैसे 400 भी से कुछ बुक्स में, लेकिन 650 से लेकर 4000 पर सेंटीमीटर उसकी रेंज है। उसमें जो आपका 1700 तक का रीजन है उसे हम क्या कहते हैं, फिंगरप्रिंट रीजन, और अबव द 1700 से लेके 4000 पर सेंटीमीटर का जो रीजन है उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप रीजन। तो हमें पहले फंक्शनल ग्रुप से डिटेक्ट करना है कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो वहाँ पे वो पीक वहाँ पर आ रही है या नहीं आ रही है। अगर 2350 पे आ रही है तो इसका मतलब है कि अब आपके किडनी स्टोन में बेसिकली वो मैग्नीशियम की पीक है। मैग्नीशियम ऑक्सल क्या था हमारे पास, मैग्नीशियम के साथ फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट की पीक है। अब फिंगरप्रिंट के लिए पहले हमने फंक्शनल ग्रुप रीजन से देख लिया, और फिंगरप्रिंट में उसने कहा कि उसकी पीक 1400 पर आएगी, कि 1400 पे जो पीक आ रही है, 1400 पे जो पीक आएगी वो इसकी फिंगरप्रिंट से उसकी फर्दर कंफर्मेशन हो जाएगी कि ये जो है वो मैग्नीशियम का अमोनियम फॉस्फेट ही है। लेकिन अगर वो 2350 पे आ रही है और 1400 पे नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि अब वो 2350 किसी और का भी हो सकता है। तो हमने दोनों तरफ से चेक करना है कि जो कंपाउंड है हमारा, जो गिवन सैंपल है हमारा, उसके फिंगरप्रिंट रीजन पहले हमने फंक्शनल ग्रुप रीजन में देखना है, और उसके बाद हमने फिंगरप्रिंट रीजन से उसकी कंफर्मेशन देनी है कि फिंगरप्रिंट रीजन में इसकी ये पीक किससे मैच कर रही है, और जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें ये पीक मैच कर रही है। इट मींस के द गिवन सैंपल इज नेचर जो है वो उसकी वो मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट की है। गॉट इट? यहाँ तक क्लियर हो गया? जी मैम। चले, तो अब आपने ये क्या करना है, सैंपल एक तो उसका प्रिंसिपल लिखना है IR का, और जो कितने डिफरेंट टाइप्स की स्टोन्स पॉसिबल है वो लिखनी है, उनके केमिकल फार्मूले आपको आने चाहिए। उसके बाद कौन सी, जौन सा मैंने अभी बताया जिसमें ऑक्सलेट और यूरिक एसिड है, दोनों की सूरतों में आपको किस किस्म की जौन सी है वो अवॉइड करना है फूड से, और इसके साथ साथ सबके स्पेक्ट्रा, ठीक है, इन सब की जो एक एक फंक्शनल ग्रुप रीजन और एक एक उसका फिंगरप्रिंट रीजन की पीक आपको याद करनी है, और इन सब का स्पेक्ट्रा जौन सा है वो आप इसको देख लीजिएगा। ड्रॉ करने के लिए क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि किसका स्पेक्ट्रा किस तरह का, ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है कि ये गिवन सैंपल है, इसको आइडेंटिफाई करें कि ये किस कंपाउंड का है। जब हम IR को पढ़ेंगे तो वहाँ पे तो हमारे पास नंबर ऑफ स्पेक्ट्रा होंगे और उसकी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास सिर्फ ये 5 कंपाउंड्स हैं, इसलिए इनका स्पेक्ट्रा जौन सा है वो आप इसको बेसिक के ऑक्सलेट की पीक कहाँ पे आती है, कैल्शियम की पीक कहाँ आती है, मैग्नीशियम की पीक कहाँ पर आती है, यूरिक एसिड की पीक कहाँ पर आती है, इन सबको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इन सब के स्पेक्ट्रा आप चाहे इसको एक प्रिंट लेकर पांचों कंपाउंड्स का वो आप इसको कर लें, या फिर आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं कि आप इसको देखें नेट से इसी जो मैंने आर्टिकल है ये भी आपके साथ शेयर कर दिया आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आप इसको
कर देखकर आप अपने इस कॉपी पे खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं। और प्रोमिनेंट इसकी आप जो पीक है ना, ये जो रश पीक है, इसको हम बहुत सारा देखिए, जिस तरह अभी इस पीक में उसने कहा कि हमारे पास 2 पीक्स है, फिंगरप्रिंट रीजन, ये फिंगरप्रिंट रीजन की, और यहाँ पे उसकी जो है वो फंक्शनल ग्रुप रीजन की। तो इन दोनों केसेस में आप इसकी नॉइस को, हम इसकी नॉइस को कम करते जाते हैं, हम इसको स्कैन करते जाते हैं 1 टाइम, 2 टाइम, 10 टाइम, 100 टाइम, 50 टाइम। तो जितनी दफ़ा हम इसको स्कैन करेंगे, नंबर ऑफ पीक्स उतनी कम होती जाएंगी, और सिर्फ हम 1 या 2 या 3 बेसिक पीक्स पर रह जाएंगे। तो इसलिए इसके लिए आसानी के लिए मैं आपके लिए कह रही हूँ कि आप इसकी जो बेसिक, जहाँ पे इसके फिंगरप्रिंट रीजन की पीक है और जहाँ इसके फंक्शनल ग्रुप रीजन की पीक मेंशन की हुई है, आप सिर्फ वो ही 2 ड्रॉ कर लें, तो उससे आपके लिए आसानी हो जाएगी, याद भी हो जाएगा, और आपको क्लियर कट पता भी चल जाएगा कि कौन से वाली पीक्स मौजूद होंगी। तो मैंने कहना है कि यूरिक एसिड का है, या अगर देखें इसमें क्या है कि इस पीक में एक था जिसमें दोनों मौजूद थी, ये स्टैंडर्ड लिए हुए, और ये फिर उसने स्टोन सैंपल की जो पेशेंट का है ना। अब पेशेंट की पीक, अब यहाँ पे देखेंगे आप कि जो पेशेंट का सैंपल है, पेशेंट का स्टोन सैंपल जो सा है, उसको जब आपने एनालाइज किया तो उसकी पीक कहाँ कहाँ आ रही है, ठीक है। तो वो आप इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। एक इसकी देखिए यहाँ पर आ रही है 2300 पर आ रही है, फिर इसकी यहाँ पर वही बात है कि 1400 पे आ रही है, फिर ये यहाँ इसकी एक ये 1400 वाली पीक है, ठीक है। और यहाँ पे ये इसकी 1600 पर भी आ रही है, और यहाँ पर इसकी 1600 के बाद ये यहाँ पर उसकी ये 2300 वाली ही है। तो एक ये यहाँ पर ये वाली पीक भी इसकी है 750 पे भी आ रही है। तो इसका मतलब है कि जब आपने इसके पेशेंट को स्टडी किया है, इसके स्पेक्ट्रा को स्टडी किया है, तो इसको हम देखते हैं कि कैसे आपने इसको ये देखिए इस टेबल में सारा मेंशन किया हुआ है। अगर 778 पर भी पीक है और 1459 पर भी है, तो इसका मतलब है इस पेशेंट में कैल्शियम ऑक्सलेट भी मौजूद है, और जो स्ट्रूवेट है, स्ट्रूवेट का सेकंड कॉमन नेम है मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का। ये दोनों टाइप्स की जो कंपाउंड्स हैं वो ज़्यादा अमाउंट में है। ये 2 स्टोन है, उसकी नेचर इन दोनों टाइप्स की है। अब यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि ये जो सा ये नंबर ऑफ पेशेंट, कितने पेशेंट्स में ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स हैं, कितने पेशेंट्स में 22% में कैल्शियम ऑक्सलेट डिटेक्ट हुई, 2 में यूरिक एसिड हुई, 6 में मैग्नीशियम हुई। कैल्शियम ऑक्सलेट और यूरिक एसिड दोनों मौजूद थी 26 पेशेंट्स में। कैल्शियम ऑक्सलेट और एस्पार्टेट 2 में थी। अब इनकी पीक्स बताई हुई है कि जो कैल्शियम, यही मैं कह रही हूँ कि इसको आपने याद कर लेना है, ठीक है ना। 778 पर है, 1315 पे है, 1606 पे है। अगर ये 3 पीक्स मौजूद हैं तो वो कैल्शियम ऑक्सलेट की हैं। लेकिन अगर 1019 पर है, 1314 पर है, 1637 पर है। अब इसकी वजह देखिए ये 1637, 1606 से 1637 हो गई। वो क्या है कि 2 डिफरेंट कंपाउंड्स होने की वजह से, 2 डिफरेंट, तो कुछ जोन सा है उसके अंदर एक्सटेंशन हो गई है, कुछ पीक्स जौन सी हैं वो, कुछ ग्रुप्स जौन से हैं वो ज़्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या उनकी बैंडिंग एक की वजह से दूसरे की बैंडिंग स्ट्रेचिंग जौन सी है वो अफेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से पीक का जो रेंज है वो डिफरेंट हो जाएगी। अब हायर बैंड ऑब्जर्व इन स्टैंडर्ड्स एंड लिटरेचर। अब ये कहता है कि ये हमारे पास जो है ना, ये ऑब्जर्व इन प्रेजेंट स्टडी, ये सैंपल्स में स्टडी किए गए, और जब हम लिटरेचर में देखते हैं तो वो 778 ही है, वो 1314 है, ये 1315 पे आ रही है, 1604 है, तो ये 1606 में आ रही है। अब साथ उसने बताया कि कितनी ये 778 है वो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की वजह से है। अब सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग क्या होती है, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग क्या होती है, ये हम पढ़ लेंगे जब हम आईआर का चैप्टर इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो ये कौन सी स्ट्रेचिंग है, ये भी स्ट्रेचिंग है। यहाँ पे स्ट्रेचिंग का वर्ड है, इसका मतलब है यहाँ पे सिमेट्रिक एसिमेट्रिक मेंशन नहीं है, लेकिन स्ट्रेचिंग है, बेंडिंग नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने बेंडिंग शो की है, तो लिटरेचर में इवन आपको नेचर भी पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स हैं जिनके स्टोन्स मौजूद होते हैं। ये उनकी आईआर स्टडी है कि किस किस फंक्शनल ग्रुप पे, पीक पर किस किस जो वेव नंबर पे कौन कौन से वाली एब्जॉर्प्शन शो करेगा हर कंपाउंड, उससे हम इसको क्वालिटेटिवली एनालाइज कर सकते हैं। फर्दर इनको भी जो मैंने हाईलाइट किया ना इस पेपर में, वो भी आप पढ़ लीजिएगा, ये आपको जनरल नॉलेज होगा कि ये डेवलप होती है किसकी वजह से, हाइपर ऑक्सिलेरिया की वजह से, विच इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर दैट कॉजेज द स्टोन फॉर्मेशन,
ठीक है। ऑक्सलेट जो है वो एब्जॉर्प्शन कहाँ से होती है, फूड से, और इंक्रीज करती है ऑक्सलेट प्रोडक्शन एंड कॉज कैल्शियम ऑक्सलेट किडनी स्टोन, इसकी वजह से बन जाती है। फिर यूरिक एसिड स्टोन भी डेवलप इन एक्सेसिव इनटेक ऑफ मीट एंड फिश, ठीक है, तो हमें इन दोनों से अवॉइड करना पड़ेगा। तो हाइपर यूरिकोसूरिया रिजल्ट्स फ्रॉम हाई डाइटरी इनटेक, अगर हम बहुत ज़्यादा दूध दही और ये चीज़ें बीफ खा रहे हैं, स्पेशली पोल्ट्री बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, फिश खा रहे हैं, तो इसकी वजह से जो आपके पास स्टोन में बनती है वो यूरिक एसिड ज़्यादा होती है, ठीक है ना। और 10.3% जो है वो स्ट्रोवेट स्टोन, जो मैंने मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट बताया है, तो ये भी इससे यूरिनरी इन्फेक्शन भी होता है, और ये फिर जो है इसकी ट्रीटमेंट के लिए हमें एंटीबायोटिक भी लेनी पड़ती है, उसकी वजह से जो पीएच है यूरिन का वो चेंज हो जाता है। मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट जो पड़ती बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये जो आपके पास स्टोन है स्ट्रोवेट, ये होता है ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंजाइम्स यूरिनेज, इसकी वजह से कौन सा है वो दैट पोजेसेस द एंजाइम यूरिनेज एंड इट इंसिडेंस इज अबाउट 10% अमंग ऑल द स्टोन्स। तो सिट्रेट कौन सा है, इनहिबिटर ऑफ स्टोन फॉर्मेशन, तो इसका मतलब है कि अगर हम सिट्रिक एसिड सिट्रेट लेते हैं, विटामिन सी लेते हैं, सिट्रस फ्रूट लेते हैं, तो वो हमें क्या करेगी, हेल्प आउट करेगी किडनी स्टोन्स की को डिकम्पोज करने में। तो अगर आपके पास ज़्यादा किडनी स्टोन है तो आपको कुछ चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए, सिट्रस फ्रूट ज़्यादा खाना चाहिए, तो इसका एक इलाज होगा। मेजॉरिटी ऑफ द स्टोन्स रिकवर्ड फ्रॉम पेशेंट वर कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट एंड यूरिक एसिड, ठीक है। तो मेजर रोल इज जो सा है वो इसका एपिटेक्सियल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट ओवर यूरिक एसिड कोर। तो ये आपके पास डिफरेंट कौन सा है, कैल्शियम ऑक्सलेट, सिंपल इसका ये हो गया कि कैल्शियम ऑक्सलेट और यूरिक एसिड स्टोन कौन सी है वो कॉमनली फाइंड आउट होती है। ठीक हो गया जी, गॉट इट? जी मैम। किसी का कोई क्वेश्चन हो इससे रेलिवेंट? जी स्टूडेंट, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? पिछले लेक्चर से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो? आप सबने सुन लिया है? आज अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स की तादाद जो सी है वो 17 है। हैं 17 स्टूडेंट्स हैं। आपने बेटा सुना है? नईम आपने, वसीम, अब्दुल वहाब, रिमशा जफर, रिमशा शाहिद, आयशा, मुनज़्ज़ा, लेक्चर सुनना है लेकिन थोड़ा सा रहता है आंसर भी। अच्छा बेटा रहता ना हुआ करे। देखिए मैं तो अभी आपको मिल चले, आप हफ्ते में मैंने कहा एक भी लेक्चर ले लें, 2 ले लें, जितने आप लोग फिजिबल है, मैं आपके साथ हर तरह से ताउन करने को तैयार हूँ। टाइम चेंज करना है, अगर आपसे नहीं 8 बजे उठा जाता तो मैं टाइम भी चेंज करने को तैयार हूँ, लेकिन काइंडली आप साथ साथ इसको करें, ठीक है? मैम वो मैसेज 8 बजे देखा था ना, इसलिए हाफ सुना गया है, 10 मिनट का रहता है। अच्छा आप ऐसा करो ना कि इसको अभी आज के लेक्चर को सुनो, और जिसका जो क्वेश्चन होता है वो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज के थ्रू कर दे, लिखा बेशक ना करो। जो भी क्वेश्चन है आप ऐसे समझो जैसे सामने टीचर बैठा है, ये खड़ा है, तो आपने उसे पूछना है, तो आप वॉइस मैसेज के थ्रू करो, तो उसको फिर मैं फ़ौरन एड्रेस कर लूँगी। अगर आप में से किसी को इसका आंसर आता है तो वो फ़ौरन से वो रिप्लाई कर दे, तो इससे बहुत एक हेल्दी जो सा ना वो डिस्कशन सेशन हो जाता है वॉइस मैसेज में, ठीक है? तो आज का जो है वो ट्रांसड्यूसर, आज का जो मैंने आपके साथ लेक्चर शेयर किया वो ट्रांसड्यूसर का है। ट्रांसड्यूसर किसे कहते हैं? डिटेक्टर्स को कहते हैं कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में कितने डिफरेंट टाइप्स के डिटेक्टर्स होते हैं। सिंपल डिटेक्टर कौन सा है, फोटो ट्यूब्स है, वो कैसे किसकी बनी होती है, वो कैसे काम करती है, ये सारा इसमें आज के लेक्चर में है, वो आप कर लीजिएगा, ठीक है? फिर मैं बाकी कौन सा है वो कल आपके साथ नेक्स्ट फोटो मल्टीप्लेयर ट्यूब का लेक्चर शेयर करूँगी। साथ साथ मैं पेज नंबर भी आपको दे रही हूँ ताकि आप वो पेज नंबर उस बुक से पढ़ लें। और आपका CR GR को इस वक्त मौजूद है दोनों में से? नो मैम नहीं है। अच्छा फिर उसामा आप ऐसा करो कि ना, उसामा सबसे ज़्यादा जौन सा है वो एक्टिव और जो है वो रेगुलर स्टूडेंट है। आपने उसामा जितने आपके क्लास मेट्स हैं ना, आप उनका ज़रा मुझे ग्रुप बना के भेजो, मैं आपको असाइनमेंट एक एक जौन सा वो अलॉट कर दूँ। ओके मैम। थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, कोई भी क्वेश्चन है मैं आपके यस क्वेश्चन का वेट कर रही हूँ। सब स्टूडेंट्स वो लेक्चर सुने और अपने क्वेश्चंस जो से हैं वो शेयर करें, और किसी भी स्टूडेंट को अगर वो कोई आंसर आता है तो वो रिप्लाई करे, अगर नहीं आता तो फिर मैं, अगर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा तो फिर मैं आपको रिप्लाई करती हूँ, ठीक है?
चलें, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।